हेलो दोस्तों, अगर आप किसी कंपनी के ऑनर हैं, डायरेक्टर हैं या फाउंडर हैं या किसी भी तरीके के बिजनेस को रन कर रहे हैं और आपके यहां पर 20 से ज्यादा लोगों का स्टाफ है तो दोस्तों ये वीडियो आप ही के लिए है। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये वीडियो आप ही के लिए है क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूं इस वीडियो में लेबर डिपार्टमेंट एंड उससे संबंधित रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में। जब हम किसी भी बिजनेस को रन करते हैं तो हमें लेबर डिपार्टमेंट के कुछ रूल्स को फॉलो करना होता है, लेकिन दोस्तों कई बार जानकारी न होने की वजह से या आधी अधूरी जानकारी होने की वजह से हम उन रूल्स को फॉलो नहीं कर पाते हैं या हम उन रूल्स को रेगुलेट नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से हमें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कई बार दोस्तों फाइनेंशियल लॉसेज झेलने पड़ते हैं और कई बार तो दोस्तों हमको पेनल्टीज भी पे करनी पड़ती है। तो दोस्तों इसी तरीके की सारी परेशानियों से बचने के लिए मेरे इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है, ऐसा विश्वास है कि जब आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो लेबर डिपार्टमेंट एंड उससे संबंधित जो रूल्स हैं उनके बारे में आपको पूरी जानकारी होगी और आपको आपके द्वारा किसी भी तरीके या आपकी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किसी भी तरीके के रूल का वायलेशन नहीं होगा। तो दोस्तों इससे पुराने वीडियोस के अंदर हम 3 डिफरेंट एक्ट के बारे में पूरा डिटेल में समझ चुके हैं, पूरा विस्तार में समझ चुके हैं। पुराने वीडियोस में दोस्तों मैं आपको इक्वल रेम्युनरेशन एक्ट के बारे में भी पूरा डिटेल से बता चुका हूं, 4 डिफरेंट वीडियोस के जरिए मैं आपको बता चुका हूं। इससे पुराने वीडियोस में दोस्तों हम एमपी शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के बारे में भी पूरा डिटेल में पॉइंट टू पॉइंट समझ चुके हैं, वो भी 18 डिफरेंट वीडियोस के जरिए। इससे पुराने वीडियोस में दोस्तों मैं बोनस पेमेंट एक्ट के बारे में भी दोस्तों आपको पूरा विस्तार से बता चुका हूं, वो भी 6 वीडियोस के जरिए। तो दोस्तों आज हम समझते हैं कि आज के इस वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं, किस पॉइंट के बारे में बात करने वाले हैं या किस एक्ट के बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 के पॉइंट नंबर 1 के बारे में। तो दोस्तों देखते हैं कि ये मिनिमम वेजेस एक्ट का पॉइंट नंबर 1 हमसे कौन से रूल को फॉलो करने के लिए कहता है, कौन से रूल को अप्लाई करने के लिए कहता है। तो समझते हैं दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों ये वीडियो में आगे बढ़ने से पहले तो मैं आपको यही बता दूं कि जब लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारी आपके ऑफिस का इंस्पेक्शन करने के लिए आते हैं तो वो कौन कौन से एक्ट हैं जिस एक्ट के अकॉर्डिंग लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारी आपके ऑफिस का, आपके बिजनेस का इंस्पेक्शन करते हैं। नंबर 1 पर वो इंस्पेक्शन करते हैं इक्वल रेम्युनरेशन एक्ट के अकॉर्डिंग। नंबर 2 पर दोस्तों वो आपसे बात करते हैं, आपके ऑफिस का इंस्पेक्शन करते हैं एमपी शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अकॉर्डिंग। नंबर 3 पर दोस्तों जिस एक्ट के अकॉर्डिंग लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारी आपके ऑफिस का इंस्पेक्शन करते हैं उस एक्ट का नाम है बोनस पेमेंट एक्ट। नंबर 4 पर दोस्तों जिस एक्ट के अकॉर्डिंग लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारी आपके ऑफिस का, आपके बिजनेस प्रीमाइसेस का इंस्पेक्शन करते हैं उस एक्ट का नाम है मिनिमम वेजेस एक्ट। नंबर 5 पर दोस्तों जिस एक्ट के अकॉर्डिंग लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारी आपके ऑफिस का इंस्पेक्शन करेंगे उस एक्ट का नाम है मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट। एंड लास्ट नंबर 6 पर दोस्तों जिस एक्ट के अकॉर्डिंग लेबर डिपार्टमेंट के इंस्पेक्टर्स आपके ऑफिस का इंस्पेक्शन करते हैं वो है चाइल्ड एंड एडोलेसेंट लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट। दोस्तों इससे पुराने वीडियोस के अंदर हम पूरा कंप्लीट डिटेल में
इक्वल रेम्युनरेशन एक्ट के बारे में बात कर चुके हैं, 4 डिफरेंट वीडियोस के जरिए हम समझ चुके हैं। एमपी शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के भी हम बारे में पूरा विस्तार से बात कर चुके हैं, ये भी 18 डिफरेंट वीडियोस में पॉइंट टू पॉइंट हम बता चुके हैं। इसके अलावा दोस्तों बोनस पेमेंट एक्ट से रिलेटेड कौन से रूल्स हैं जिनके बारे में जिसे हमें एज एन ऑर्गेनाइजेशन फॉलो करना होता है, ये भी हम पूरा विस्तार से समझ चुके हैं। इसके भी दोस्तों मैंने 6 डिफरेंट वीडियोस आपको प्रोवाइड किए हैं। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं मिनिमम वेजेस एक्ट के पॉइंट नंबर 1 के बारे में। इस मिनिमम वेजेस एक्ट में भी दोस्तों बहुत सारे पॉइंट हैं, तो जिसको हम पूरा विस्तार से डिटेल में समझेंगे, पॉइंट टू पॉइंट समझेंगे। आने वाले फ्यूचर वीडियोस के अंदर दोस्तों हम मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट से रिलेटेड रूल को भी पूरा विस्तार से समझेंगे, और लास्ट में जब मेरे फ्यूचर वीडियोस आएंगे तो हम ये भी समझेंगे कि जो चाइल्ड एंड एडोलेसेंट लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट है, ये हमसे कौन से रूल को फॉलो करने के लिए कहता है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, समझते हैं। दोस्तों जब लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारी आपके ऑफिस का इंस्पेक्शन करने के लिए आते हैं तो वो इस तरीके का एक फॉर्म पूरा कंप्लीट फिल करने के बाद में, पूरा प्रॉपर इंस्पेक्शन करने के बाद में आपको देकर के जाते हैं। तो पहले तो दोस्तों हम इस फॉर्म के बारे में ही समझ लेते हैं कि इस फॉर्म में कौन कौन सी जरूरी जानकारी है जो हमें पता होनी चाहिए। जैसा कि दोस्तों आप देख ही पा रहे होंगे, सबसे पहले लिखा हुआ है निरीक्षक का नाम, यानी कि वो पर्टिकुलर इंस्पेक्टर साहब जो इंस्पेक्शन करने के लिए आए हैं उनका नाम यहां पर लिखा जाएगा। उसके बाद में दोस्तों जिस डेट में इंस्पेक्शन किया जा रहा है वो डेट यहां पर लिखी जाएगी। इसके बाद में जिस टाइम पर इंस्पेक्शन किया जा रहा है वो टाइम भी लिखा जाएगा, और जिस प्लेस पर इंस्पेक्शन किया जा रहा है वो प्लेस भी यहां पर लिखा जाएगा। जैसे दोस्तों ये वीडियो मैं भोपाल से बना रहा हूं, तो ये अगर इंस्पेक्शन आपका भोपाल शहर के अंदर हो रहा है तो वो यहां पे भोपाल लिख करके जाएंगे। इसके बाद में दोस्तों जैसा कि मैंने अभी आपको बताया 6 डिफरेंट एक्ट के बारे में, तो यहां पे दोस्तों वो जब लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारी आपके ऑफिस का इंस्पेक्शन करते हैं तो उन सब के लिए अलग अलग फॉर्म यूज करते हैं, और एक फॉर्म के अंदर पूरी के पूरे एक एक्ट के बारे में जानकारी दी गई होती है। तो जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे होंगे यहां पे लिखा हुआ है न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948, यानी कि इसका मतलब यह हुआ कि ये जो पूरा फॉर्म है ये केवल और केवल एक ही एक्ट के बारे में है, और वो है मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 के बारे में। इसमें सारी जानकारी इस एक्ट से रिलेटेड ही होगी। इसके अलावा दोस्तों यहां पे आपके कंपनी का नाम और पता होगा, यानी कि जिस नाम से आप बिजनेस रन कर रहे हैं वो नाम होगा, आप किस एड्रेस पर बिजनेस रन कर रहे हैं उसका एड्रेस दिया जाएगा। इसके अलावा आपके कंपनी की ईमेल आईडी और आपके कंपनी का मोबाइल नंबर भी यहां पर लिखा जाएगा। दोस्तों जैसा कि आपको पता ही है कि जब हम किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो हमें उस बिजनेस को रजिस्ट्रेशन कराना होता है, हमको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है, तो वो रजिस्ट्रेशन नंबर भी यहां पर लिखा जाएगा, और जिस तरीके के बिजनेस को आप रन कर रहे हैं तो वो नेचर ऑफ बिजनेस भी यहां पे लिखी जाएगी। हो सकता है कि आप किसी एंटरटेनमेंट से रिलेटेड कोई बिजनेस कर रहे हो, कोई थिएटर हो सकता है, कोई अम्यूजमेंट पार्क हो सकता है, कोई फैक्ट्री हो सकती है, कोई कोचिंग हो सकता है, कोई ऑफिस हो सकता है, कोई शॉप हो सकती है। तो जिस भी तरीके के आप बिजनेस को रन कर रहे हैं तो वो यहां पे लिखा जाएगा। एग्जांपल के लिए ले लेते हैं कि आप किसी फैक्ट्री को रन कर रहे हैं तो वो यहां पर फैक्ट्री लिख करके जाएंगे। इसके बाद में आपके कंपनी के जो ऑनर हैं, जो डायरेक्टर हैं, उनका भी पूरा नाम और उनका एड्रेस लिखा जाएगा यहां पे। इसके अलावा आपकी कंपनी के अंदर टोटल कितने स्टाफ काम कर रहे हैं, अलग अलग मेल कितने हैं और फीमेल कितने हैं, उनका अलग अलग नंबर यहां पे लिखा जाएगा। तो यहां पे देख लेते हैं एग्जांपल के लिए कि सपोज कीजिए कि आपकी कंपनी में, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, आपके एस्टेब्लिशमेंट में 40 मेल काम कर रहे हैं और 40 फीमेल काम कर रही हैं, तो टोटल मिलाकर के नंबर हो जाता है 80 का। अब जब लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारी आपके ऑफिस का इंस्पेक्शन करने के लिए आते हैं तो कई बार ऐसी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं कि आपके कंपनी के ऑनर या डायरेक्टर जो है वो अवेलेबल ना हो, वो एब्सेंट हो। तो क्या लगता है कि जब लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारी इंस्पेक्शन करने के लिए आएंगे तो क्या वो इंस्पेक्शन नहीं करेंगे? जी नहीं दोस्तों, वो तो अपना काम करने के लिए आए हैं, वो तो अपना काम करेंगे ही, वो तो इंस्पेक्शन करेंगे ही। तो वो इंस्पेक्शन भले ही वो जो ऑनर है उनकी एब्सेंस में हो, लेकिन वो किसी अदर इंपॉर्टेंट पर्सन की प्रेजेंस में होगा, जो कि ऑर्गेनाइजेशन के कोई अदर इंपॉर्टेंट पर्सन होंगे, वो कंपनी के कोई मैनेजर हो सकते हैं। तो जिनकी प्रेजेंस में इंस्पेक्शन किया जाएगा उनका नाम यहां पर लिखा जाएगा, और वो ऑर्गेनाइजेशन में किस पोस्ट पर है उनकी पोस्ट भी यहां पर लिखी जाएगी कि उनकी प्रेजेंस में ये पूरा का पूरा इंस्पेक्शन किया गया। अब दोस्तों यहां पे जो हम बात कर रहे हैं न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 यानी कि मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहां पे जो सेक्शंस लग रही हैं 18, 19, 14, 17, 24 के अंतर्गत ये पूरा का पूरा पॉइंट वाइज इंस्पेक्शन किया जाएगा, एक एक पॉइंट के बारे में। यहां पे टोटल मिलाकर के दोस्तों 15 पॉइंट्स हैं जिनके अकॉर्डिंग ये पूरा इंस्पेक्शन किया जाएगा इस मिनिमम वेजेस एक्ट से रिलेटेड। अब दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कितने सारे पॉइंट हैं, 1 से लेकर के 13 तक पॉइंट है ना। तो इन सारे के सारे पॉइंट को एक सिंगल वीडियो में कवर कर पाना तो दोस्तों पॉसिबल नहीं है, तो इसीलिए आपके फायदे के लिए मैंने इन सारे के सारे पॉइंट के अलग अलग वीडियोस बनाए हैं, और मैं आगे भी बनाऊंगा, इन सारे पॉइंट के अलग अलग वीडियोस बनाऊंगा। तो दोस्तों इन वीडियोस को
एंड तक जरूर देखिएगा। और इसमें दी गई जानकारी अगर आपको महत्वपूर्ण लगे और आपके लिए बहुत ही उपयोगी लगे, बहुत ही यूजफुल लगे, तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करना नहीं भूलिएगा। अब दोस्तों जब ये पूरा इंस्पेक्शन कर लेते हैं लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारी, तो ये इतने सारे पॉइंट हैं, इनमें कहीं पर वो यस लिख करके जाते हैं, कहीं पर वो नो लिख देते हैं, कहीं पर यस लिखते हैं, कहीं पर वो नो लिखते हैं, कहीं पर यस, कहीं पर नो। तो दोस्तों वो अपने मन से नहीं लिखते हैं ऐसा कि कहीं पे यस लिख दिया, कहीं पे नो लिख दिया, तो वो इंस्पेक्शन करने के बाद में ही लिखते हैं कि जो पॉइंट के अकॉर्डिंग, जो भी पॉइंट है उसके अकॉर्डिंग जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन जिस पॉइंट को फॉलो कर रही है, जिस रूल को फॉलो कर रही है, उसके लिए वो यस लिखेंगे। और कोई ऐसा पॉइंट हो सकता है जिसके रूल को वो फॉलो नहीं कर पा रही हो या किसी वजह से उससे वायलेशन हो रहा हो, तो उसके लिए वो नो लिख करके जाएंगे। अब दोस्तों आपको ऐसा लग रहा होगा कि यार हमारी कंपनी तो सारे रूल को फॉलो कर रही है, तो फिर वायलेशन कैसे हुआ? दोस्तों मैं इसका एक बहुत छोटा सा एग्जांपल आपको बताता हूं। जैसा कि दोस्तों आपको मालूम ही है कि जब हम किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो हमें अपने बिजनेस को रजिस्टर कराना होता है लेबर डिपार्टमेंट के ऑफिस में जाकर के। हमने लेबर डिपार्टमेंट के ऑफिस में जाकर के अपने बिजनेस को रजिस्ट्रेशन करा दिया, हमें रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की एक कॉपी मिल गई, हमने उस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की कॉपी को ला करके अपने ऑफिस की फाइल में रख दिया। तो दोस्तों क्या लगता है कि क्या रूल फॉलो हो गया? पूरा रूल हमने फॉलो कर लिया? नहीं दोस्तों, इसके अलावा एडिशनली एक रूल और भी है कि हमें उस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की एक कॉपी अपने बिजनेस प्रीमाइसेस के अंदर, अपने ऑफिस के अंदर किसी विजिबल, किसी प्रोमिनेंट प्लेस पर लगा करके रखनी है। वो विजिबल प्लेस आपकी कोई वॉल हो सकती है या कोई आपके कोई नोटिस बोर्ड हो सकता है, कोई पिलर हो सकता है, यानी कि व्हाटएवर द विजिबल प्लेस, प्रोमिनेंट प्लेस कोई भी हो सकता है। अब चूंकि दोस्तों आपको इसके बारे में तो जानकारी थी नहीं, आपने उसकी कॉपी लगाई नहीं, लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारी आपके ऑफिस का इंस्पेक्शन करने आते हैं, उनको वो कॉपी किसी भी प्रोमिनेंट प्लेस पर वो नहीं मिलती है, तो यही दोस्तों आपसे क्या होता है, एक रूल का वायलेशन हो जाता है। अब जब रूल का वायलेशन होगा तो दोस्तों परेशानी का सामना तो करना ही पड़ेगा, आपको एक्सप्लेनेशन तो देना ही होगा। तो इसी तरीके से दोस्तों किसी न किसी रूल का हमसे वायलेशन हो जाता है, और अगर वायलेशन हो रहा है तो उसके लिए हमें एक्सप्लेनेशन भी देना होता है। तो यहां पे दोस्तों अभी इस पेज के अंदर तो आपको 13 पॉइंट दिखाई दे रहे होंगे, बट इससे रिलेटेड कुछ और जानकारी भी है जो कि हम अगले पेज में देखते हैं कि कुछ और जानकारी क्या कह रहा है इसी मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 के इस फॉर्म से रिलेटेड। ये सेकंड पेज है इसी फॉर्म का। तो देखिए यहां पे दोस्तों कि जब लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारी आपके ऑफिस का इंस्पेक्शन करने के लिए आएंगे तो मिनिमम वेजेस एक्ट से रिलेटेड वो आपके ऑफिस के जो कुछ एम्प्लॉइज हैं उनका वो क्या करेंगे, उनके कथन भी दर्ज करेंगे, मतलब कि उनके स्टेटमेंट भी लेंगे कि भाई उनसे कुछ पूछताछ करेंगे, उनसे कुछ डिटेल जानकारी लेंगे और उनको यहां पे रिकॉर्ड करेंगे। अब देखिए यहां पे कुछ के बारे में जैसे नंबर 1, 2 सबके बारे में वो जानकारी नहीं लेंगे, हो सकता है 2, 4, 5 कुछ सिलेक्टेड एम्प्लॉइज हैं उनसे बुला करके पूछताछ करें। तो श्रमिक का नाम है पता, तो आपके उस एम्प्लॉय का नाम पूछा जाएगा, उसका एड्रेस लिया जाएगा। उसके बाद में दोस्तों यानी कि वो पर्टिकुलर एम्प्लॉय किस तरीके के काम को कर रहा है, यानी कि उनके जो आपके एम्प्लॉइज हैं उनके सबके वर्क अलग अलग हो सकते हैं। हो सकता है कोई कंप्यूटर पे काम कर रहा हो, कोई फैक्ट्री में काम कर रहा हो, कोई आपके प्रोडक्शन यूनिट में काम कर रहा हो, कोई सेल्स में काम कर रहा हो, मतलब अलग अलग एम्प्लॉइज हो सकते हैं। तो उनका कार्य का स्वरूप पूछा जाएगा, कार्य का अवधि यानी कि वो कितने बजे से कितने बजे तक का काम करते हैं, उसके बाद में कार्य समय कि किस टाइम से लेकर के किस टाइम तक उनका वर्क होता है, ये भी यहाँ पे डिटेल नोट की जाएगी। यानी कि ये डिटेल जो नोट की जाएगी वो आपके एम्प्लॉइज के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग नोट की जाएगी। और इसके अलावा दिया जा रहा वेतन, यानी कि उनसे पूछा जाएगा कि उनको कितनी सैलरी, कितने वेजेस पे किए जा रहे हैं, और लास्ट में उनके उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय के सिग्नेचर लिए जाएंगे। तो ऐसा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 मतलब ऐसा करके उनकी मर्जी है, वो हो सकता है कि 5 का स्टेटमेंट लें, हो सकता है 10 एम्प्लॉइज का स्टेटमेंट लें, यानी कि उनकी मर्जी है लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारी की। अब इसके बाद में दोस्तों एक और पॉइंट है यहाँ पे 12.1, इसको भी हम डिटेल में बात करेंगे, और एक और पॉइंट है इसके बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे। यहाँ पे दोस्तों एक और चीज यहाँ पे लिखी गई है, जैसे ये डेट लिखी गई है, ये लिखा गया है दोस्तों 1 अक्टूबर 2024, यानी कि 1 अक्टूबर 2024 से निर्धारित न्यूनतम वेतन की निर्धारित दर। तो यहां पे गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड की गई जो मिनिमम वेजेस रेट है वो ये है। ये कौन सी डेट से हैं दोस्तों, ये 1 अक्टूबर 2024 से हैं, लेकिन हो सकता है कि ये जो आपके वेजेस हैं, मिनिमम वेजेस हैं, गवर्नमेंट के द्वारा निर्धारित किए गए वेतन जो है ये भी टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं। तो जिस समय पर दोस्तों आप ये वीडियो देख रहे हैं उस समय के उन रेट को एक बार कंफर्म जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। आगे देखते हैं, यहां पे इस पर्टिकुलर डेट के अकॉर्डिंग यहां पे इस सारे के सारे जो वेजेस हैं इनको 4 कैटेगरीज में दोस्तों डिवाइड किया गया है। एक है अकुशल, एक है कुशल, एक कुशल के बीच में भी अर्धकुशल, और एक उच्च कुशल।
यानी कि एक बहुत ज्यादा क्वालिफाइड हो गया, एक नॉर्मल हो गया, नॉर्मल क्वालिफाइड हो गया, एक हो गया आपका जो अकुशल है, यानी कि जिसके अंदर टैलेंट मतलब जो बिल्कुल एकदम बहुत ही लोअर वर्क के लिए रखा जाता है, और एक हो गया अर्धकुशल जो उच्च कुशल और कुशल के बीच में। इन सब की जो मिनिमम वेजेस गवर्नमेंट ने डिसाइड किए हैं वो सबके अकॉर्डिंग अलग अलग हैं। जैसे कि यहां पर देख पा रहे हैं कि अकुशल का 393 रुपीज मिनिमम वेजेस डिसाइड किए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा पर डे, और अगर इसको मंथ में कैलकुलेट करते हैं तो ये आ जाता है 10,225। एक अकुशल जो मजदूर या कोई भी एम्प्लॉय आपके यहाँ पे काम कर रहा है तो उसके मिनिमम वेजेस जो पर मंथ होने चाहिए वो 10,225 होने चाहिए। अगर कोई कुशल एम्प्लॉय आपके यहाँ पे काम कर रहा है तो उसके जो मिनिमम वेजेस हैं वो 12,460 रुपए मतलब 479 पर मंथ होने चाहिए, और मंथली कितना होना चाहिए 12,460। अगर कोई अर्धकुशल एम्प्लॉय है तो उसके वेजेस 426 रुपीज पर मंथ है, और मंथली उसका 426 रुपीज पर डे है, और मंथली वो हो जाएगा 11,082 रुपीज पर मंथ। और अगर हम उच्च कुशल की बात करते हैं तो चूंकि वो हाईली क्वालिफाइड हो गया तो उसके अंदर और भी ज्यादा एडिशनल हो जाएगा उसका वेजेस, वो हो जाएगा 529 रुपीज पर डे, और मंथली हो जाएगा वो 13,760। तो ये जो अमाउंट यहां पर दोस्तों लिखी गई है ये गवर्नमेंट के द्वारा निर्धारित वेजेस है, जो मिनिमम वेजेस है। मतलब इतना मिनिमम वेजेस तो आपको पे करना ही करना है। इसके अलावा आप अपनी कंपनी के अकॉर्डिंग जितना और भी ज्यादा पे करना चाहें वो कर सकते हैं, बट इससे कम आप पे नहीं कर सकते हैं। और ये जो है ये आपके 1 अक्टूबर 2024 के अकॉर्डिंग है। तो जिस समय पर भी दोस्तों आप ये वीडियो देखें उस समय के रेट को एक बार रिकंफर्म जरूर कर लीजिएगा। अब यहां पे दोस्तों जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि कहीं ना कहीं किसी न किसी वजह से किसी न किसी रूल का वायलेशन हो जाता है, और अगर कोई रूल का वायलेशन होगा दोस्तों तो आपको क्लैरिफिकेशन तो देना ही होगा। सपोज कीजिए कि उन्होंने क्लैरिफिकेशन के लिए आपको टाइम दिया। यहां पे एक और चीज लिखी गई है, उपरोक्तानुसार उल्लंघन के संबंध में स्पष्टीकरण, न्यूनतम वेतन की उपरोक्तानुसार निर्धारित दर से एरियर सहित भुगतान कर। यहां पे ये एरियर क्या है, अगर सपोज कीजिए कि यहां पर ये 393 रुपीज पर डे लिखा हुआ है या 10,225 दे रहा है, मतलब लिखा हुआ है एक अकुशल का, और आप 10,225 में देकर के सिर्फ 8,000 मंथली आप पे कर रहे हैं, तो यहां पे 2,225 का एरियर आ गया, और उसको भी आपको एडिशनली ये भुगतान करना पड़ेगा एरियर के साथ में। यानी कि जितने महीने का, मतलब आगे से तो आपको ये मिनिमम वेजेस देने ही पड़ेंगे, या सपोज कीजिए कि आपका पिछले 1 साल से आपका ये बकाया है तो इसमें जो भी डिफरेंसेस आता है इसके अकॉर्डिंग ये सारा टोटल भुगतान आपको करना पड़ेगा और क्लैरिफिकेशन देना होगा। ये यहां पर हो गया, इसमें पूरा का पूरा कंप्लीट फॉर्म। और इसके बाद में ये पूरा प्रॉपर इंस्पेक्शन करने के बाद में जो लेबर इंस्पेक्टर आपके ऑफिस का इंस्पेक्शन कर रहे हैं उनके सिग्नेचर यहां पर लिए जाएंगे। लास्ट में आपकी कंपनी की एक सील भी यहां पर लगवाई जाएगी, और साथ में दोस्तों जिस पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट पर्सन की प्रेजेंस में इंस्पेक्शन किया गया उनके भी सिग्नेचर यहां पर दोस्तों लिए जाएंगे। और ये पूरा का पूरा कंप्लीट सर्वे करने के बाद में हर एक पॉइंट को, हर एक जो ब्लैंक्स हैं, हर एक डिटेल को फिल करने के बाद में इसकी एक कॉपी वो आपको आपकी ऑर्गेनाइजेशन को देकर के जाएंगे, और एक कॉपी वो अपने पास रखेंगे। आगे समझते हैं दोस्तों। अब जो हम बात करने वाले हैं वो हम बात करने वाले हैं मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 के पॉइंट नंबर 1 के बारे में। हम यहां पे दोस्तों समझने वाले हैं कि जो हमारा पॉइंट नंबर 1 है वो हमसे क्या कहता है। ये कहता है कि वेतन पंजीयन नियम 29(1), यहां पे इसके अकॉर्डिंग आपका जो सेक्शन लग रहा है, जो रूल लग रहा है वो 29(1) लग रहा है के अंतर्गत कार्य स्तर पर संधारित। अब जैसे वर्ड लिखा हुआ है संधारित, कई बार दोस्तों ये हिंदी में वर्ड लिखा हुआ है, या कई बार कुछ टिपिकल वर्ड आ जाते हैं जो मैं समझ में नहीं आते हैं, तो सिंपल है यहाँ पे कि मेंटेनेंस ऑफ द वेज रजिस्टर, कि आपको वेज रजिस्टर को मेंटेन करना है, आपको वेज रजिस्टर को मेंटेन करना है एट वर्क प्लेस एज पर रूल 29। तो ये संधारित क्या है, मेंटेनेंस, यानी कि इसको आपको मेंटेन करके रखना है, इस रिकॉर्ड को मेंटेन करना है, वेज रजिस्टर को मेंटेन करना है, और वो भी फॉर्म एक्स के फॉर्मेट के अकॉर्डिंग। अभी दोस्तों मैं आगे इसी वीडियो के अंदर वो फॉर्म एक्स के बारे में भी बताऊंगा पूरा। अब इसका एक्सप्लेनेशन समझ लेते हैं पहले कि ये पूरा का पूरा जो हमसे रूल 29(1) है ये कौन से पॉइंट को कह रहा है, मिनिमम वेजेस एक्ट 1948। सबसे पहली बात तो हम बात कर रहे हैं मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 के बारे में। रिक्वायर्स एम्प्लॉयर्स टू मेंटेन, कि ये जरूरी हो जाता है एम्प्लॉयर्स के लिए कि वो मेंटेन करें रजिस्टर, एक रजिस्टर मेंटेन करना उनके लिए जरूरी है, एंड रिकॉर्ड्स, और साथ में रिकॉर्ड भी रखने जरूरी है ऑफ देयर एम्प्लॉइज। सॉरी दोस्तों,
अब उनको रिकॉर्ड किस चीज का रखना है, अपने एम्प्लॉइज का रिकॉर्ड रखना है, उनके वेजेस के बारे में रिकॉर्ड रखना है, यानी कि हर एक एम्प्लॉय के अलग अलग वेजेस कितने हैं वो उस रजिस्टर के अंदर मेंटेन करके रखने हैं, एंड अदर डिटेल्स, और इसके अलावा बाकी की और डिटेल्स को भी रखना है। दिस इंक्लूड, अब इसमें कौन सी और डिटेल है, दिस इंक्लूड कीपिंग अ वेज रजिस्टर, तो इसके अंदर आपको वेज रजिस्टर इन द फॉर्म प्रेस्क्राइब्ड बाय द गवर्नमेंट, कि उस फॉर्म के अकॉर्डिंग रखना है जो कि गवर्नमेंट आपको बताती है, और गवर्नमेंट बताती है यहां पे किस फॉर्म के बारे में बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं फॉर्म एक्स के बारे में, हम बताएंगे, हम डिस्कस करेंगे फॉर्म एक्स के बारे में भी। अकॉर्डिंग टू द मिनिमम वेजेस मध्य प्रदेश, यहां पे ये जो अलग अलग स्टेट के अकॉर्डिंग ये मिनिमम वेजेस एक्ट अलग अलग हो सकते हैं, तो यहां पे हम जो बात कर रहे हैं दोस्तों वो मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं। तो मध्य प्रदेश के इस रूल के अकॉर्डिंग 1958 एम्प्लॉयर्स मस्ट मेंटेन, कि एम्प्लॉयर के लिए जरूरी है कि वो मेंटेन करें अ वेज रजिस्टर, और वो भी किसमें, फॉर्म एक्स के अंदर एट द वर्क प्लेस, यानी कि वर्क प्लेस के अंदर ये रजिस्टर मेंटेन करना जरूरी है, क्योंकि जब भी कभी फ्यूचर में लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारी आपके ऑफिस का इंस्पेक्शन करने के लिए आएंगे तो वो मिनिमम वेजेस रजिस्टर आपसे जरूर मांगेंगे, और जब वो मांगेंगे तो वो आपको दिखाना ही होगा। आपने रजिस्टर मेंटेन किया है, बहुत अच्छी बात है, अगर रजिस्टर मेंटेन नहीं किया है तो यहीं आपसे एक रूल का वायलेशन होता है, और रूल का वायलेशन होता है तो दोस्तों परेशानी तो होगी ही होगी। आगे समझते हैं व्हाट टू इंक्लूड इन द वेज रजिस्टर, तो इस वेज रजिस्टर के अंदर हमें क्या क्या डिटेल्स इंक्लूड करनी है, क्या क्या चीजें डिटेल्स इसमें रखनी है। नंबर 1 एम्प्लॉय डिटेल्स, इसके अंदर एम्प्लॉय की डिटेल्स होनी चाहिए, सच एज नेम, उस एम्प्लॉय का नाम होना चाहिए, जितने भी एम्प्लॉइज हैं, जैसे कि मैंने शुरू में बताया 80 एम्प्लॉइज हैं, तो 80 के 80 एम्प्लॉइज के बारे में यहां पे नाम रखना है, उनका जेंडर लिखना है कि वो मेल है या फीमेल है, एंड डेट ऑफ बर्थ, और साथ में उनकी डेट ऑफ बर्थ भी लिखनी है हर एक एम्प्लॉय की अलग अलग। वर्क परफॉर्म बाय द एम्प्लॉय, अब ये जो एम्प्लॉय हैं अलग अलग ये किस टाइप के वर्क को परफॉर्म कर रहे हैं, यानी कि उनकी जो डिजिग्नेशन है, उनकी जो पोस्ट है, जैसे कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया, हो सकता है कि वो किसी मैन्युफैक्चरिंग में काम कर रहे हो, कोई हो सकता है सेल्स में काम कर रहा हो सकता है कोई प्रोडक्शन यूनिट में काम कर रहा हो, या अदर कोई भी वर्क हो सकते हैं। वेजेस पेड टू द एम्प्लॉय, अब साथ में हर एक एम्प्लॉय के अकॉर्डिंग, यानी कि उनके नाम के आगे ये डिटेल मेंटेन करना जरूरी है कि उनको कितना वेजेस पे किया जा रहा है। रिसिप्ट्स गिवन टू द एम्प्लॉय, अब साथ में आपको आपने वेजेस तो पे कर दिया, बट वेजेस पे करने के अलावा उनको रिसिप्ट भी देनी है, यानी कि एक पूरी सैलरी स्लिप होती है वो भी उनका देने जरूरी है। रिसिप्ट्स गिवन टू द एम्प्लॉय, कि जब उनको वेजेस पे किए गए तो उसकी एक रिसिप्ट आपको देनी है। वेयर टू कीप द वेज रजिस्टर, अब इस वेज रजिस्टर को आपको रखना कहां पे है, क्या ये घर पे ले आके रखना है या किसी ऑफिस में फाइल में दबा करके रखना है, एट द वर्क प्लेस, यानी कि सीधी सी बात है कि जो भी वर्क प्लेस आपका है, वो फैक्ट्री है तो फैक्ट्री, रेस्टोरेंट है तो रेस्टोरेंट, यानी कि जो भी कुछ है, सच एज एस्टेब्लिशमेंट, यानी कि वो कोई भी एस्टेब्लिशमेंट हो सकता है, कोई फैक्ट्री हो सकती है, या कोई वर्कशॉप हो सकती है, कोई आपका ऑफिस हो सकता है, कोई शॉप हो सकती है, कि यानी कि जो भी आपका दोस्तों वर्क प्लेस है, उस वर्क प्लेस के अंदर ये रजिस्टर को रखना जरूरी है, क्योंकि जब लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारी आपके बिजनेस का इंस्पेक्शन करने आएंगे, आपके बिजनेस प्रीमाइसेस का इंस्पेक्शन करने आएंगे, तो वहीं आपसे ये रजिस्टर मांगेंगे, तो उसी समय पर आपको ये रजिस्टर दिखाना होगा। आगे समझते हैं दोस्तों, What else employers need to do, अब और क्या है कि जो एम्प्लॉयर के लिए करना जरूरी हो जाता है। सो डिस्प्ले नोटिसेस इन प्रेस्क्राइब फॉर्म इन द वर्क प्लेस, तो आपको नोटिसेस को भी डिस्प्ले करके रखना है अपने वर्क प्लेस के अंदर, जो भी अलग अलग पॉइंट्स होते हैं उनसे रिलेटेड। इशू वेज बुक और वेज स्लिप, तो यहां पे आपको क्या करना है, आपको वेज बुक और वेज स्लिप उनको इशू करनी है, यानी कि उनकी, जिसको हम वेज स्लिप को हम कह सकते हैं सैलरी स्लिप, तो वो एक मंथ में जैसे कि आपने सैलरी पे कर दी तो उसके बाद में उनको वेज स्लिप देना जरूरी है टू एम्प्लॉइज, कि जितने भी एम्प्लॉइज है सभी को अलग अलग हर महीने आपको ये वेज स्लिप देनी जरूरी है। इंश्योर दैट द एंट्रीज इन द वेज बुक और द वेज स्लिप आर मेड एंड ऑथेंटिकेटेड बाय द एम्प्लॉयर, अब साथ में ये भी बहुत जरूरी हो जाता है, ये इंश्योर करना जरूरी हो जाता है कि आपके द्वारा की गई जो एंट्रीज हैं, जो वेज बुक है या वेज स्लिप है, उसके अंदर जो एंट्रीज की गई हैं वो ऑथेंटिकेटेड हो, मतलब वो सही हो, और वो ऑथेंटिकेट कौन करेगा, वो ऑथेंटिकेट करेंगे कंपनी के एम्प्लॉयर और देयर एजेंट, या तो एम्प्लॉयर हो सकते हैं या उनके बिहाफ पर उन्होंने जो एम्प्लॉयर हैं उन्होंने किसी एजेंट को, किसी मैनेजर को, या कोई आपके अकाउंट सेक्शन है उनको डिप्यूट किया हुआ है इस काम को करने के लिए, तो उनके द्वारा ये वेज स्लिप आपकी ऑथेंटिकेटेड होनी चाहिए। आगे समझते हैं दोस्तों, पर्पस ऑफ द मिनिमम वेजेस एक्ट, तो ये मिनिमम वेजेस एक्ट का आखिर पर्पस क्या है, तो सिंपल सा पर्पस है कि मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 एम्स, उसका उद्देश्य क्या है, टू इंश्योर करें दैट वर्कर्स रिसीव, कि जो मजदूर हैं, जो आपके एम्प्लॉइज हैं,
जो भी वर्कफोर्स है, जो भी आपके स्टाफ हैं, गेट अ रिसीव अ फेयर वेज, के उनको फेयर वेज मिले, यानी कि जितनी उनकी जो वेजेस होते हैं, जो उनकी मजदूरी होती है, इसको हिंदी में मजदूरी कह सकते हैं, बट जो भी उनके वेजेस हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा निर्धारित किए गए हैं उससे कम तो नहीं मिल रहे हैं उनको, उनसे ज्यादा मिल रहे हैं तब कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उस गवर्नमेंट द्वारा निर्धारित किए गए जो मिनिमम वेजेस हैं उससे कम नहीं मिलने चाहिए। इसी को इंश्योर करने का इस पर्टिकुलर एक्ट का पर्पस है, फॉर देयर वर्क, यानी कि जो भी काम वो कर रहे हैं उस काम के तहत क्या उनको उनसे कम मजदूरी मिल रही है या उसके बराबर या उससे ज्यादा। The act also aims to promote the growth of the human resources। अब इस एक्ट का एक काम और भी है, इसका एक उद्देश्य और भी है कि जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं इनकी ग्रोथ और उनके साथ में सोशल जस्टिस होना चाहिए। तो सोशल जस्टिस दोस्तों कैसे होगा, वो तभी हो पाएगा जब एक कोई भी जो पर्टिकुलर वर्कफोर्स है, जो स्टाफ है, जो एम्प्लॉय है, उसको गवर्नमेंट के द्वारा निर्धारित जो मिनिमम वेजेस हैं वो मिल रहे हैं, तो ये सोशल जस्टिस होता है। तो दोस्तों देखिए, जब हम इस एक्ट की बात करते हैं जिसमें हम डिटेल मेंटेन करने की बात कर रहे हैं, तो इस तरीके का एक फॉर्म एक्स आपको दिखाई देगा। आप चाहें तो दोस्तों अपने बेनिफिट के लिए इसकी एक स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं कि ये फॉर्म एक्स कैसा दिखाई देता है, सो दैट कि आप इस फॉर्म के अकॉर्डिंग ही, इसके द्वारा प्रेस्क्राइब फॉर्मेट के अकॉर्डिंग ही अपना जो मिनिमम वेज रजिस्टर है वो आप मेंटेन कर पाएं। तो दोस्तों रजिस्टर ऑफ द वेजेस, तो ये वेजेस का आपका रजिस्टर है। सबसे पहले वेजेस पीरियड फ्रॉम दिस टू दिस, कि सपोज कीजिए किसी पर्टिकुलर मंथ का आप वेज पे कर रहे हैं, मान लेते हैं एग्जांपल के लिए कि आपने 1 मार्च से लेकर के आपने 31 मार्च तक का पे किया, तो यहाँ पे 1 मार्च टू 31 मार्च, और ईयर के साथ में प्लेस, जिस प्लेस पर है, जैसे कि भोपाल है तो भोपाल लिख सकते हैं। नेम ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट आपके कंपनी का नाम हो जाएगा, उसके बाद में सीरियल नंबर जो भी होंगे, एम्प्लॉइज के सीरियल नंबर अलग अलग, जैसे एक एम्प्लॉई है तो 1 2 3 आप अल्फाबेटिकली ले सकते हैं, जैसा चाहें वैसे आप ले सकते हैं। नेम ऑफ द एम्प्लॉई, उस एम्प्लॉई का नाम यहाँ पे लिखा जाएगा, उस एम्प्लॉई के फादर या हस्बैंड का नाम, अगर कोई लेडी है वो मैरिड है तो उनके हस्बैंड का नाम यहाँ लिखा जाएगा, वो किस पोस्ट पे, कौन सी डेजिग्नेशन पर वो काम कर रहे हैं वो लिखी जाएगी। मिनिमम रेट ऑफ वेजेस एप्लीकेबल, पेबल, कि जो गवर्नमेंट के द्वारा निर्धारित जो मिनिमम वेजेस हैं जो आपको पे करने, एग्जांपल के लिए ले लेते हैं कि बेसिक जो है सपोज कीजिए कि 400 है और डेयरनेस अलाउंस मान लेते हैं कि वो सपोज कीजिए वो भी 400 है, ठीक है। अब यहां पे ये तो गवर्नमेंट के द्वारा निर्धारित मिनिमम वेजेस हैं, हो सकता है कि जो रेट्स ऑफ द वेजेस एक्चुअली पेड, कि जो वेज आप पे कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर एम्प्लॉय को, हो सकता है कि आप 300 बेसिक पे कर रहे हैं, सॉरी आप 300 यहां पे बेसिक पे कर रहे हैं और 200 आप डीए पे कर रहे हैं, तो ये 500 हो गया, जबकि 800 आपको पे करना चाहिए था, तो आप उसके अकॉर्डिंग पे नहीं कर रहे हैं। हो सकता है कि आप ये 400 का 400 ही पे कर रहे हो, 800 पे कर रहे हो, ये भी हो सकता है। या ऐसा भी हो सकता है कि गवर्नमेंट के द्वारा निर्धारित तो 400 है, बट आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय को पे कर रही है वो 500 एंड 500 पे कर रही है। तो इस तरीके से जो भी है एक्चुअल में गवर्नमेंट क्या पे कर रही है, सॉरी एक्चुअल में गवर्नमेंट ने क्या निर्धारित करके रखा हुआ है वो यहां पे आपने लिखा है, और एक्चुअल में कंपनी जो पे कर रही है वो यहां लिखना है। टोटल अटेंडेंस यूनिट ऑफ द वर्क डन, अब आपके एम्प्लॉय ने किसी, जैसे यहां पर हमने 1 मार्च टू 31 मार्च लिखा था, तो 1 मार्च 31 मार्च से लेकर के मान लेते हैं कि वर्किंग डेज थे 25, लेकिन आपके एम्प्लॉय ने काम किया केवल 20 डेज या 21 डेज या 22 डेज, तो वो यहां पे लिखना है। ओवर टाइम वर्क, अगर कोई ओवर टाइम उसने वर्क किया है तो ये भी डिटेल यहां पर मेंटेन करनी है। ग्रॉस वेजेस पेबल, तो अब यहां पे ऊपर के जो वेजेस हैं उसको मिला करके, अगर ओवर टाइम किया है तो इसको मिला करके टोटल वेजेस कितना आया था वो यहां पे लिखना है। इसके अलावा दोस्तों डिडक्शंस भी यहां पर आपको मेंटेन करने हैं, ये रिकॉर्ड भी रखना है कि अगर किसी तरीके कोई डिडक्शन किया जा रहा है तो एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन टू पीएफ, तो कंट्रीब्यूशन जो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है, कंपनी जो एम्प्लॉयर पे करता है वो तो अलग है, लेकिन यहां एम्प्लॉइज के कंट्रीब्यूशन की बात की जा रही है, तो उसका जो भी डिडक्शन हुआ। एचआर, अब एचआर में दोस्तों यहां पे किसी भी तरीके का कोई और अदर डिडक्शंस हो सकते हैं, जैसे कि कोई आपके एम्प्लॉय एब्सेंट है तो उसकी वजह से कोई डिडक्शंस किए गए, या फिर दोस्तों हो सकता है कि किसी तरीके का उसने एडवांस लिया हुआ है, ये डिडक्शन हो गए, या उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय के द्वारा किसी तरीके का कंपनी का कोई फाइनेंशियल लॉस हुआ तो वो डिडक्शंस यहां पर आ सकते हैं। या कोई और डिडक्शंस की बात करें तो ये टोटल मिला करके, तो यहां पे आपका 12, 13 और 14 मिला करके ये टोटल डिडक्शन आ जाएंगे। अब यहां पे जो टोटल वेजेस थे उसमें से ये डिडक्शंस काटने के बाद में वेजेस पेड ये आ जाएगा। डेट ऑफ पेमेंट दोस्तों कि किस डेट में आपने पेमेंट किया ये यहां पर आ जाएगा, और लास्ट में जो आपके एम्प्लॉय हैं उनके सिग्नेचर यहां पर आ जाएंगे। तो दोस्तों इस ही के अकॉर्डिंग आपको वेज रजिस्टर मेंटेन करना है, यही प्रेस्क्राइब फॉर्मेट है, इसी के अकॉर्डिंग वो होना चाहिए।
दोस्तों, ये जो वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं, ये बेस्ट ऑफ माय नॉलेज है। पूरी रिसर्च करने के बाद में इसमें जितनी भी जानकारी है सारी की सारी इस वीडियो के अंदर दोस्तों मैंने आप लोगों के लिए डाल दी है, आप लोगों के फायदे के लिए डाल दी है। इसके अलावा भी दोस्तों वैसे तो ऐसा ही होता है कि पूरे इंडिया के अंदर हर एक स्टेट के अंदर ऑलमोस्ट सारे के सारे रूल्स जो होते हैं सिमिलर ही होते हैं, लेकिन दोस्तों फिर भी मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, एक सजेशन है कि आप अपने स्टेट के लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारियों से मिलकर के, लेबर इंस्पेक्टर से मिलकर के इन सारे के सारे रूल्स को क्रॉस वेरीफाई जरूर कर लीजिएगा, क्रॉस चेक जरूर कर लीजिएगा। जैसा कि दोस्तों मैंने इस वीडियो की स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि अगर आपकी कंपनी के अंदर 20 से ज्यादा लोगों का स्टाफ है तो ये रूल भी दोस्तों अलग अलग स्टेट के अकॉर्डिंग अलग अलग हो सकता है। हो सकता है कि किसी स्टेट के अंदर ये 50 से ज्यादा लोगों पर एप्लीकेबल होता हो, किसी स्टेट के अंदर हो सकता है दोस्तों ये 100 से ज्यादा के एम्प्लॉइज पर एप्लीकेबल होता हो। तो दोस्तों मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि इन सारे रूल्स को फॉलो करने से पहले एक बार अपने लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारियों से मिलकर के क्रॉस वेरीफाई जरूर कीजिएगा। दोस्तों इसके अलावा भी अगर आपने ये वीडियो पूरा का पूरा अंत तक देखा है तो मेरा ऐसा मानना है, मेरा ऐसा विश्वास है कि आपका इस पर्टिकुलर पॉइंट से संबंधित जो भी क्वेरी रही होंगी वो सारी की सारी सॉल्व हो गई होंगी। लेकिन दोस्तों इसके अलावा भी अगर आपकी किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी रह जाती है तो आप अपनी क्वेरी को, अपने क्वेश्चन को हमें कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं, या फिर दोस्तों आप हमको ईमेल भी कर सकते हैं। आप कहां पे ईमेल करेंगे दोस्तों? आप ईमेल कर सकते हैं legal@pabbly.com पर। तो दोस्तों हमारी एक डेडिकेटेड टीम है, तो आपकी जो भी क्वेरीज होंगी, जो भी क्वेश्चंस होंगे, इनको सॉल्व करने की पूरी पूरी कोशिश करेगी दोस्तों। दोस्तों आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? क्या आपको इसमें दी गई जानकारी आपको महत्वपूर्ण लगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट लगी और उपयोगी लगी? अगर दोस्तों इसमें दी गई जानकारी आपको महत्वपूर्ण लगी हो, उपयोगी लगी हो, तो मेरे इस वीडियो को दोस्तों लाइक करना नहीं भूलिएगा, अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ में शेयर करना नहीं भूलिएगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को भी जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो मेरे जो भी टाइम टू टाइम वीडियोस रिलीज होंगे तो उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा और आपके द्वारा कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। तो दोस्तों मिलते हैं इसी तरीके की एक और अमेजिंग जानकारी के साथ में, एक और इंपॉर्टेंट जानकारी के साथ में। तब तक के लिए अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखिएगा, अपने बिजनेस का ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच।